हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सबको और वेलकम माय यूट्यूब चैनल डिजिटल एनसीईआरटी। आज हम चैप्टर 8 को करने वाले हैं हिस्ट्री का। और उसके बाद हम 11 चैप्टर हैं बाकी हिस्ट्री में। हमारे जो 3 चैप्टर बचेंगे उनको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 6 क्लास की ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लास को, जो हम सुबह में ज्योग्राफी की क्लास देंगे और आपको इवनिंग में पॉलिटी की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि सीटेट के लिए एनसीईआरटी जो है आपके 60 नंबर एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, और जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर एकदम बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं और वही हम कर नहीं पाते। इसलिए जो है आपका एनसीईआरटी करना बहुत ज़रूरी है। और हम चलते हैं आगे हमारी क्लास में। आज के चैप्टर है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में। जो गांव थे वो इतने खुशहाल थे, वहाँ पर कृषि किस तरह से होती थी, कौन कौन से औजार वहाँ पर मिलते थे, किन चीज़ों का जो है खेती के अंदर प्रयोग किया जाता था, किसानों को क्या फ़ायदा होता था। और जो है शहरों के बारे में भी, नगरों के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। इसी चैप्टर के अंदर जो है हम नगरों और गांव दोनों के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए हमारे लेसन में क्या है, लोहे के औजार और खेती के बारे में हम जानेंगे। लोहे का जो है प्रयोग के बारे में बताया है। लोहे का प्रयोग आम बात है, फिलहाल के टाइम की बात है ये। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले से ही शुरू हो गया था। लोहे का उपयोग कब से शुरू है? 3000 साल पहले से ही। महापाषाण कब्रों में लोहे के जो औजार हैं और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसी से पता चलता है कि जो है लोहा कितने सालों से यूज में आ रहा है। ये हम जो है चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए जो है कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हल के फाल शामिल हैं। जंगलों को साफ करने के लिए क्या मिले हैं? कुल्हाड़ियाँ, और जुताई के लिए जो है खेतों में जुताई करने के लिए हलों के जो नीचे फाल होते हैं जो जमीन को खोद कर निकालते हैं, उन फालों को शामिल किया गया है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन किस तरह से बढ़ता है, जो है वो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और ये देखिए कुछ जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप इनकी पहचान करिए। हांसिया है, कुल्हाड़ी है और संडसी है। ये आई थिंक कुल्हाड़ी है और ये हाशिया या फिर संडसी में से कोई एक है, मुझे पता नहीं, इनकी ज़्यादा पहचान नहीं है। आगे देखिए जो है सिंचाई के बारे में। समृद्ध गांव के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। गांव के बिना राज्य और राजा दोनों ही मुश्किल थे। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई, जो है खेतों में जो बीज बोए जाते हैं ना उसको रोपाई बोलते हैं, महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई थी। जो है बीज बोने से कुछ काम नहीं होता, जो सिंचाई करेंगे तभी तो फल फूल आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो है सिंचाई भी महत्वपूर्ण थी। इस समय सिंचाई के लिए नहरें थी, कुएं थे और तालाब भी थे, और कृत्रिम जलाशय जो है वो भी बनाए गए थे। सिंचाई के लिए संसाधनों के बारे में बताया है कि क्या क्या था। आगे देखिए इस चार्ट में तुमने सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं, खाली स्थानों में सही वाक्य को भरो। ये कुछ चार्ट दिया गया है। राजा को सेना महल के किले बनवाने के लिए धन चाहिए, नंबर 2 पर है। वे किसानों से कर लेते थे, और नंबर 3 खाली है जिसके ऊपर हमने किसानों से कर लेते थे। आगे क्या करना है? कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना पड़ा था। नंबर 4 क्या है? देखिए यह सिंचाई से ही संभव था। 5 नंबर हमारा फिर से खाली है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। आगे क्या है? 6 का भी खाली है। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी थी। और फिर 7 में कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा, और फिर क्या हुआ? लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। मतलब क्या है कि लोगों ने कृषि कार्य किए और जो राजाओं ने भी उनकी हेल्प की थी कर दे वो करके। और जो कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो क्योंकि राजा को उसका कितना हिस्सा मिलेगा, 1/4 इवन
5th या फिर 1/6 ये जो है तय कर लेते थे कि इतना हिस्सा किसानों को कर के रूप में देना है। तो राजा का भी ज़्यादा कृषि होने पर कुछ फ़ायदा ही था, इसलिए राजा उनकी हेल्प करते थे। गाँव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को, ये जो है ये नाम जो है एक बार में याद नहीं होते, बार बार याद करने पड़ते हैं, 1-2 बार, इसलिए इनको नोटबुक में नोट कर लेना। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन जो मजदूर थे उनको दास कड़ेसियार और अधिमाई कहते थे। इनके कुछ अलग अलग नाम हैं। जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको वेल्ला, या वेल्ला जो आप ऐसे पंजाबी में पढ़ रहे हैं, वेल्ला रहता है, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वे बड़े भूस्वामी होते थे। वे अपना काम जो है दूसरों से करवाते थे, खुद खाली बैठे रहते थे। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जो बड़े भूस्वामी थे उनको वेल्ला, साधारण हलवाहों को उणवार, जो है साधारण जिनके पास कम खेती होती थी उनको उणवार, और जो भूमिहीन जिनके पास बिल्कुल नहीं होती थी वे दास होते थे, दास कड़ेसियार या फिर अधिमई, आदिवासी की तरह उनके पास कुछ भी नहीं होता था, इसलिए अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान ग्राम भोजक, गांव का जो मुखिया जिसे हम अभी सरपंच कहते थे उस टाइम में उसको ग्राम भोजक कहते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर पीढ़ियों तक बने रहते थे। इनमें जैसे ग्राम में पंचायत में अभी चुनाव होते हैं, उस तरह पहले के टाइम पे वंश के अनुसार पिता है, फिर उसके बाद में उसके वंश का ही कोई यानी उसका पुत्र बन गया। इसी तरह ग्राम भोजक जो है आनुवंशिक होते थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा, जिनके पास सबसे ज़्यादा जमीन होती थी उसे भूस्वामी, वो ही भूस्वामी गांव का मुखिया यानी फिर ग्राम भोजक होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर ही काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। वे न्यायाधीश या फिर कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। आगे देखिए, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। जो है ग्राम भोजकों के अलावा कौन थे? स्वतंत्र कृषक जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन बिल्कुल नहीं थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, यानी दास जो है वो आते रहते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका भी चलानी होती थी। जो जिनके पास कुछ भी नहीं होता था उन्हें अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार और बढ़ई बुनकर जैसे कुछ लोग शिल्पकार भी होते थे। ज़्यादातर गांव में कुम्हार भी होते थे, किसानों के अलावा बढ़ई, लोहार और बुनकर भी होते थे। प्राचीनतम तमिल की कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, इनको देखिए एक बार। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा गया है। जो तमिल की प्राचीन पुरानी रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। संगम इसलिए कहा गया है क्योंकि मदुरई, यानी किसी जगह का नाम है मदुरई, के कविताओं के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। आगे क्या है? नगर क्या कहती हैं कहानियाँ और यात्रा विवरण और मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। नगरों के बारे में जो है कहानियाँ हैं उन्होंने क्या बताया है? तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षु कौन थे? जो भिक्षु भिक्षुणी जिनके पास बौद्ध का ज्ञान हो गया था और वो अलग अलग जगह पर लोगों को जाकर बुद्ध का ज्ञान बांटते थे, उनको बौद्ध भिक्षु कहा गया है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे अमीर बन जाता था, यानी धनी बन जाता था। ये किसी निर्धन की कथा बताई गई है कि उस समय में कोई भी इंसान किसी भी वस्तु को जो है बेचकर और धीरे धीरे वह अमीर बन जाता था। ये कहानी ज़्यादा मायने नहीं रखती, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से बड़ी जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। जो मूर्तिकार थे वो जो गांव, शहरों, इन सब से जुड़ी हुई घटनाएं थी उनको मूर्ति के अंदर जड़ देते थे। यानी मूर्तियों को देखकर गांव या फिर शहरों के बारे में हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग या खंभों पर, प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ पर लोग आते थे, जहाँ पर टूरिस्ट आते थे, वहाँ पर इन मूर्तियों को सजा देते थे। ये देखिए एक वेलैकूप है, यानी
एक नाले का चित्र दिया गया है। सिंचाई का सिंचाई जल निकासी की व्यवस्था। ये विलय कूप किस लिए प्रसिद्ध है? विलय कूप क्या होता है? जो जल निकासी के लिए होते हैं, जहाँ जैसे हमारे यहाँ पर नाले होते हैं ना पानी के, वैसे ही इनको क्या नाम दिया गया है? विलय कूप। जल निकासी के लिए नगरों से पानी निकालने की व्यवस्था की गई है। और जो सांची स्तूप की जो है एक वो दी गई है, ये देखो एक ये मूर्ति बनाई गई है जिसके अंदर नगरों, प्राचीन जो नगर हैं उनकी पूरी की पूरी कहानी इसके अंदर लिख दी गई है। ये देखो चित्रों के माध्यम से पूरी की पूरी नगरों के बारे में कहानी दर्शाई गई है। ये क्या है? सांची की मूर्ति कला है। यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का एक नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है जो हम सांची के बारे में 11 के चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दीवारों को देखो, क्या ये ईंटों की बनी गई है या फिर लकड़ी या पत्थर से? इसके बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे आगे। आगे देखिए, महाजनपदों की राजधानी थी अनेक शहर। अध्याय 5 में जो महाजनपद थे उनकी कुछ राजधानियां हमने पढ़ी थी। इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में विलयकूप भी मिले हैं। ये विलयकूप गुसलखाने, नाली या फिर कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये विलयकूप लोगों के घरों में होते थे। ये नाले होते थे, विलयकूप इनका नाम दिया गया है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों से छप्पर बने होते थे, इसलिए ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए थे। भविष्य में पुरातत्वविद जो है अभी लगे हुए हैं, शायद इनके बारे में कुछ पता चल जाए। प्राचीन शहरों के बारे में नए नाविकों या फिर यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन जिन पत्तनों पर वह गया है। जो पुराना नाविक है, जिन जिन पत्तनों पर वह गया है, उसने बताया है वहाँ के बारे में। उन सभी के बारे में उसने लिखा है। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। उसके बारे में उसने क्या लिखा है इसके बारे में ये देखिए। उस यूनानी ने जो है अलग अलग पत्तनों पर जा कर के कुछ देखा और उसके बारे में उसने यहाँ पर लिखा है। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल तथा अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ पर जहाज ला सकते थे। जो राजा ने कुशल व्यक्तियों को, जिनको उनकी ट्रेनिंग दी गई थी, वे ही वहाँ पर आ सकते थे जहाज लेकर। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, ये जो सामान है इनके बारे में आप लिख लेना कि बेरीगाजा में क्या क्या किस किस चीज़ का आयात होता था। तो चांदी के सिक्के, सोने के कपड़े, पुखराज, मूंगा, शीशा, तांबा, टिन, शराब आदि का। और हिमालय की जो जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इन चीज़ों का यहाँ से निर्यात किया जाता था। राजा के लिए व्यापारी जो थे वो विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के कुछ बर्तन देते थे। गायक, किशोर यानी फिर किसी इंसान को जो अच्छा गायक होता था वो राजा को भेंट कर देते थे। सुंदर औरतें थी, अच्छी शराब या फिर उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। राजा को कोई भी चीज़ वहाँ से ला करके वो उपहार में दे देते थे। आहत सिक्के के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार या कभी कभी वर्गाकार या गोल होते हैं। ये डेफिनेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो है एग्जाम में डेफिनेशन लिख देगा आहत सिक्कों के बारे में, कौन कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो हमें एक स्टोरी जो है आहत सिक्के की याद होनी चाहिए। ये या तो धातु की चादर को काटकर या फिर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। कभी कभी आहत सिक्के गोलाकार होते थे और कभी वर्गाकार होते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के, यानी आहत का मतलब है चोट, यानी फिर इनके ऊपर ऐसे थप्पे थप्पे दे करके बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। ये जो है आहत सिक्कों के बारे में कुछ बताया है यहाँ पर, और ये उनके कुछ चित्र दिए गए हैं आहत सिक्कों के। आगे देखिए इन सिक्कों के बारे में। तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया था। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 सालों तक चले थे। सबसे पुराने सिक्के क्या थे? आहत सिक्के। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। आहत सिक्के किस उसके होते थे? चांदी या फिर तांबे के होते थे।
आगे नगरों के बारे में। नगरे अनेक गतिविधियों के केंद्र होते थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए जो है मथुरा नगर, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। ये मथुरा जो है कृष्ण की भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर भी थे। आसपास के किसान और पशुपालक जो थे, शहर में रहने वालों के लिए जो भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र भी था। मूर्तियों के बारे में, मथुरा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वहाँ पर जो है मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी था। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन था? मथुरा। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था। यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन विहार, और यह कृष्ण की भक्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख, दान के बारे में ये बताते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों के भी बारे में बताया गया है। इन्होंने जो है मथुरा के बारे में यहाँ पर बताया कि मथुरा में कैसे लोग रहते थे, किस धर्म का वहाँ पर प्रचार प्रसार था, कृष्ण पूजा होती थी। जो क्वेश्चन में ऐसे लिख देंगे कि मथुरा के बारे में कौन सा कथन सही है, तो हम और वहाँ पर ऑप्शन में दे देंगे कि मथुरा 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी था, तो हम करेंगे कि ये वाला सही है। हाँ, अगला वो बना देंगे कि मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था और यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी थे, तो यह कथन भी सही है। कृष्ण भक्ति के लिए महत्वपूर्ण था, इसकी जगह कर देंगे कि शिव भक्ति के लिए महत्वपूर्ण था, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कहानी के अंदर, यानी फिर इस चैप्टर के अंदर जो परिभाषा के रूप में छोटी छोटी जो चीज़ें दी गई हैं, उनको आप ऐसे दिमाग में लगाते चलो कि हमें भूलना नहीं है इन चीज़ों को। एक स्टोरी है, कहानी की तरह, पर जो कहानी हम पढ़ते हैं उसे भूलते नहीं हैं, वैसे ही है ये। शिल्प और शिल्पकार के बारे में आगे जानेंगे। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिल्पकार और शिल्प। शिल्पों के नमूने मिले हैं, मिट्टी के बहुत ही पतले पतले बर्तन, और इन्हें काले चमकीले पत्थर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पत्थर कहते हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे हैं। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रमुख यानी प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। इनके बारे में नहीं इतना पता है, लेकिन इनका कोई जो है अवशेष नहीं बचा है। और यहाँ पर हम बर्तनों के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। जो पात्र इन्होंने बताए, उत्तरी चमकीले पात्र, ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जो ये मिट्टी के होते थे जो है, और उन्हें पकाया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इस पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। इन्हें जो है मिट्टी का बनाया जाता था और इन्हें पकाया जाता था, जिसकी वजह से ये काले हो जाते थे बाहर से, और फिर उसके ऊपर एक काली परत लगाई जाती थी, जिसकी वजह से ये चमकते थे। आगे देखिए, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों हमने शायद पीछे छोड़ दिया। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। जो शिल्पकार और व्यापारी थे, एक संघ इकट्ठा करने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं, यानी लोगों को इकट्ठा करने लगे थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था। जो उन्होंने कुछ लोग को इकट्ठे करके एक झुंड हम बोलते हैं, इसी तरह वहाँ पर संघ या श्रेणी बोलते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना था तथा तैयार माल की वितरण करना था। जो तैयार माल था उनको अलग अलग जगह पर जाकर बेचना या फिर बांटना था, और कच्चा माल प्राप्त करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ, जो व्यापारों की जो श्रेणियाँ थी, उनका क्या काम था? व्यापार का संचालन करती थी। और श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ पर लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। ये जो धन इकट्ठा करते थे, उसे लाभ के लिए आगे
लाभ करने के लिए जो है बिजनेस टाइप होता था, लाभ के लिए उसे इकट्ठा कर लेते थे। जहाँ लाभ होता था वहाँ पर उस धन का उपयोग करते थे। उससे मिलने वाला लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ और धार्मिक स्थानों पर दान दे दिया जाता था। शिल्पकार और व्यापारी दोनों के अलग अलग काम बताए गए हैं। ये है सूत काटने और बुनने के लिए कुछ नियम। ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। सूक्ष्म निरीक्षण जो है अरिकामेडु का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अरिकामेडु जो है पुदुचेरी में है। रोम के बारे में जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु क्या था, एक पतन था। यहाँ पर दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम होगा। यहाँ पर जो है एक पतन के रूप में अरिकामेडु को दिखाया गया है जो 1900 से 2200 के बीच में था। यहाँ पर ईंटों से बना हुआ ढांचा है जहाँ पर सामान को रखा जाता था या फिर गोदाम के रूप में यूज किया जाता था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे होते थे। साथ ही यहाँ पर एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था। ये जो है बर्तनों के बारे में है कि वहाँ पर कुछ बर्तन मिले हैं एम्फोरा जैसे पात्र और क्या है एरेटाइन, यानी एरेटाइन जैसी। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर इनका नाम रखा गया था एरेटाइन। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। इन जो है मिट्टी के बने हुए थे ये सब बर्तन। ये देखिए अभिलेखित क्या है मिट्टी के कुछ बर्तन। ये इन बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि दी, ये ऐसे लिखी हुई है। ये ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का उपयोग किया गया था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिलते हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पत्थर होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं हमें, जो है रोम या फिर क्या है इसका अरिकामेडु, यानी कहाँ पर मिले हैं ये सब सामान अरिकामेडु में, जो कि कहाँ पर है पुदुचेरी में। इसके बारे में बताया है कि हमें यहाँ पर जो है रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न, कपड़े रंगाई के जो है पत्र, शीशे, बहुमूल्य पत्थर और मन के, इन सब के कुछ साक्ष्य हमें यहाँ पर मिले हैं अरिकामेडु में। ये चित्र जो है हमें इसके बारे में हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बसे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तर अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। रोम के बारे में बताया है। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया था। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल, यानी जो हम थिएटर बोलते हैं अभी के समय में, वहाँ पर रंगमंडल बोलते, पहले के समय में रंगमंडल यानी एम्फी थिएटर कहते थे। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ पर लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ पर स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया हुआ था। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी जो है बांध थे, उनके जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों और गुसलखानों के लिए जो है पानी लाया जाता था। इतना ही था इस चैप्टर में। ये आगे देखिए एक नज़र कुछ महत्वपूर्ण जो तिथि। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब बताई गई है? करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग की बढ़ोतरी नगर आहत के करीब 250 वर्ष पहले और 250 बोल देती हूँ मैं बार बार इसको, 2500 वर्ष पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा नगरों का विकास, शहरों का विकास, रोम के बारे में जो है क्या था, और मथुरा के बारे में कि वहाँ पर कहाँ कैसे भक्ति की जाती थी, किस भगवान को पूजा जाता था, किस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था,
और जो है खेती के बारे में हमने पढ़ा कि पिछले समय में खेती से राजाओं को क्या लाभ होता था, किसानों के वो किस तरह से हेल्प करते थे, किस तरह से वो मुनाफा लेते थे, और कर के बारे में हमने पढ़ा। इसी तरह हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और जो है एक बार और नज़र इसके ऊपर आप डाल लेना PDF में लेकर के, और फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको सबको अच्छी लगती हो और समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल वीडियोज़ को जो है शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।